एज वी ऑल नो कि शोल्डर जॉइंट बॉडी में सबसे मोबाइल जॉइंट होता है और हमारी डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसीलिए जब भी शोल्डर में कोई पेन होती है या कोई डिस्कम्फर्ट होती है तो पेशेंट अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करता है। बहुत सारे पेशेंट आप अपनी शोल्डर पेन को फ्रोज़न शोल्डर का नाम देते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फ्रोज़न शोल्डर का बेसिकली मतलब ये है कि आपका जो शोल्डर है वो जाम हो गया है। इस कंडीशन को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। इस कंडीशन में दो चीज़ें आ रही होती हैं, स्टिफनेस और पेन शोल्डर में। इस कंडीशन के जो साइन और सिम्टम्स है वो आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ करते हैं, देन कुछ टाइम के बाद वो वर्सन हो जाते हैं और फिर वो रिजॉल्व हो जाते हैं। यूजली ये कंडीशन 1 to 3 ईयर्स तक रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी फ्रोज़न शोल्डर की स्टेजेस और हर स्टेज का अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। फ्रोज़न शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है फ्रीजिंग और पेनफुल फेज। ये फेज 3 to 6 मंथ तक रहती है, जिसमें पेशेंट को पेन फील होती है और उसमें नाइट पेन भी होती है, मतलब उसको सोने में डिफ़िकल्टी फील हो रही होती है। सेकेंड फेज आता है फ्रोज़न फेज। इसको हम फेज ऑफ स्टिफनेस भी बोलते हैं। इसमें पेन और स्टिफनेस दोनों साथ साथ चलते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी फेज भी होता है। ये फेज 6 to 12 मंथ्स तक रहता है। ये चीज़ें कितनी देर तक रहती हैं ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करती रहती हैं। थर्ड स्टेज आता है फ्रोज़न शोल्डर का थॉइंग फेज, यानी कि रिकवरी फेज। इसमें फ्रोज़न शोल्डर या स्टिफनेस का जो फेज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड होने लगता है और पेशेंट की मूवमेंट दोबारा रीस्टोर होने लगती है। ये फेज़ 12 to 18 मंथ्स तक रहता है। जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि फ्रोज़न शोल्डर को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है? जब हमारा कैप्सूल थिकन हो जाता है और कैप्सूल टाइट होने की वजह से मूवमेंट लॉस होती है या पेन होने की वजह से हम अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे कैप्सूल थिकन होना स्टार्ट हो जाता है। जिसका कॉज कैसे शुरू होता है वो अब हम देखते हैं। रिपीटेड स्ट्रेन होता है किसी भी एक्टिविटी का, यानी कि हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई रिपीटेड एक्टिविटी है जिसमें शोल्डर एब्डक्शन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो उससे क्या कॉज होती है? इन्फ्लेमेशन। बार बार उसका यूज़ करने से फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन कॉज होने की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से फाइब्रोसिस कॉज होती है। फाइब्रोसिस मतलब वहाँ हीलिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कैप्सूल थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। कैप्सूल थिकन और पेनफुल हो जाता है। ये कॉज करती है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अब हम आते हैं कॉजेस की तरफ। फ्रोज़न शोल्डर का स्टेज वाइज ट्रीटमेंट करने से पहले हमें ये इंश्योर होना चाहिए कि उसका मेन कॉज क्या है, ताकि पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। सबसे पहले आता है कॉजेस में शोल्डर रिलेटेड कॉजेस। वो हैं जिसमें डायरेक्ट शोल्डर इंजरी या कोई शोल्डर की प्रॉब्लम की वजह से फ्रोज़न शोल्डर कॉज होता है। फर्स्ट वन इज ट्रोमा। अगर पेशेंट गिर गया या वो किसी ट्रोमे का शिकार हुआ जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट को ज़्यादा देर तक रेस्ट में रखना पड़ा, जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर डेवलप हुआ। सेकेंड रीज़न इज टेंडिनाइटिस। सेकेंडली किसी टेंडिनाइटिस की वजह से, यानी कि कोई मूवमेंट करते वक्त कोई जर्की मूवमेंट की वजह से उसको टेंडन की प्रॉब्लम आई जो कि शोल्डर रिलेटेड हो, जैसे बाइसेप टेंडिनाइटिस है, उसकी वजह से पेशेंट को अपना शोल्डर रेस्ट पे रखना पड़ा, देन उस वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर डेवलप हो सकता है। थर्ड रीज़न इज रोटेटर कफ इंजरी। जब रोटेटर कफ मसल टियर होता है तो पेशेंट को काफ़ी देर तक अपने शोल्डर को रेस्ट पे रखना पड़ता है और उसको पेन फील होता है। वो पेन की वजह से अपने शोल्डर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर डेवलप होता है। फोर्थ वन इज ओवर यूज एंड फॉल्टी मूवमेंट। आजकल लोगों में एक्सरसाइज का क्रेज बहुत ज़्यादा है और वो फॉल्टी मूवमेंट और फॉल्टी एक्सरसाइज करने की वजह से काफ़ी टीयर करवा लेते हैं अपने मसल्स को, जो कि ओवरहेड एक्टिविटी से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में फ्रोज़न शोल्डर जैसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। लास्ट में आता है पुअर स्लीपिंग पोस्चर।
अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है अपने हाथ को अपने सर के नीचे रख के सोने की, तो एक लॉक्ड पोजीशन होती है शोल्डर की, यानी कि एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सट्रीम एक्सटर्नल रोटेशन की वजह से कैप्सूल टाइटनिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर डेवलप होता है। नेक्स्ट आते हैं नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉजेज। ये वो कॉजेज हैं जो डायरेक्टली शोल्डर पे टारगेट नहीं करते, लेकिन किसी दूसरी कॉज की वजह से फ्रोजन शोल्डर डेवलप करते हैं, जैसे कि डायबिटीज एंड थायराइड। ये हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसमें कैप्सूलर थिकनिंग सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। कोर रीज़न है रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन वो पेन है जिसका कॉज कहीं और होता है और पेन रेफर करता है कहीं और। फॉर एग्जांपल इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, ये एक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है जब पेशेंट को शोल्डर में जिसमें पेशेंट को शोल्डर में पेन होता है तो वो अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है। फिर आता है प्रोलॉन्ग स्लिंग यूज़। जब कोई फ्रैक्चर हुआ हाथ पे या बाजू पे तो पेशेंट को स्लिंग का यूज़ करना पड़ा, जिसमें शोल्डर को काफ़ी देर तक रेस्ट पे रखा गया स्लिंग में, तो उसकी वजह से जो शोल्डर मसल्स हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं, कैप्सूल थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है। फिर आता है मसल वीकनेस। यही कॉज, जैसे कि हमारे शोल्डर गिर्डल है तो स्केपुलर मसल्स हैं या बाकी हमारे जो चेस्ट के मसल्स हैं, जब वो वीक हो जाते हैं तो शोल्डर की ग्लेनाइड कैविटी को आगे की तरफ मूव कर देते हैं, जिसमें शोल्डर एक्सिस ख़राब होता है। वो एक्सिस ख़राब होने की वजह से बार बार फ्रिक्शन होती है। जब हम शोल्डर को मूव करते हैं अबव हेड, उसकी फ्रिक्शन की वजह से फ्रोजन शोल्डर डेवलप होता है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट अलग अलग कॉज और अलग अलग स्टेजेस को देख के करना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें पेशेंट को फंक्शनल रेंज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को हेल्पलेस फील ना करे और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को इजीली कर सके। तो हमारी सबसे पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि पेशेंट को फंक्शनल करें और उसकी मूवमेंट को रिस्टोर करें। फ्रोजन शोल्डर की ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेन कंट्रोल करना और रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करना, जिसमें फिजियोथेरेपी सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट माना जाता है। फिजिकल थेरेपिस्ट इलेक्ट्रोथेरेपी का सहारा लेकर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट्स और थर्मोथेरेपी को यूज़ करके वो पेन कंट्रोल करता है, और रोम एक्सरसाइजेस के लिए वो मोबिलाइजेशन और एक्टिव एक्सरसाइजेस का कम्बिनेशन बना के फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट करता है। अब हम आते हैं स्टेज वाइज ट्रीटमेंट में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है स्टेज 1, जिसमें पेन और इन्फ्लेमेशन साथ साथ चलती है, जिसे फ्रीजिंग स्टेज भी कहा जाता है। अब इसको बाकी शोल्डर पेन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक एप्रीहेंशन टेस्ट करते हैं, जो कि ये क्लियर करता है कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। स्टेज 1 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन होती है और पेशेंट को नाइट पेन भी होता है। तो इस स्टेज में कभी भी हम एक्टिव मूवमेंट की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही हम पेशेंट को ये एडवाइस करेंगे कि वो पेशेंट को अपने शोल्डर की रेंजेस को बढ़ाए, क्योंकि जितनी पेशेंट रेंज बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इन्फ्लेमेशन और पेन कॉज करेगी, जिससे ये पेन इन्फ्लेमेशन का विशेष साइकिल बना रहेगा और पेशेंट को हीलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो स्टेज 1 के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं सिर्फ पेंडुलम एक्सरसाइजेस और साथ फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी और मोबिलाइजेशन, जो कि जेंटल होनी चाहिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में। और थर्ड एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनके लेने से पेशेंट को इन्फ्लेमेशन में रिलीफ मिलता है और उसका पेन कम हो जाता है। सेकेंड स्टेज आता है स्टेज ऑफ स्टिफनेस, जिसमें हमें स्टिफनेस को रिकवर करने के लिए मोबिलाइजेशन और रोम एक्सरसाइजेस को ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना चाहिए और फिजियोथेरेपिस्ट को मोबिलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करके उसकी मूवमेंट को रीस्टोर करने की कोशिश करनी पड़ती है। स्टेज 3 आती है थाइंग स्टेज और रिकवरी स्टेज। इसमें हम एक्टिव एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं
ताकि जो मूवमेंट हम रीस्टोर कर चुके हैं वहाँ पे मसल्स अपने आप को एक्टिवली और थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ रिकवर कर सके।